हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डस्क वेलफेयर फाउंडेशन। आज का हमारा जो विषय है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, जो कि है परीक्षा और परिवार। एग्जाम के इस टाइम में घर का माहौल कैसा होना चाहिए, इस विषय में हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर करने आ रहे हैं डॉक्टर माधव राजे। आइए सुनते हैं उनसे। हेलो मित्रों, अभी आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम गोइंग जो स्टूडेंट्स रहते हैं और एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स रहने के कारण घर का माहौल कैसा बनाना चाहिए इसके ऊपर में डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, आमतौर पे हमारे इंडिया में जब भी एग्ज़ाम आती है तो सिर्फ स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम या पाल्यक की एग्ज़ाम होती है ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तो माता पिता की भी होती है, सिर्फ वो देते नहीं है इतनी बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम का माहौल उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और वो सच में ऐसा लगता है कि पूरा घर जो है वो एग्ज़ाम के माहौल में डूब गया है या अफेक्टेड हो गया है। अब एग्ज़ाम का माहौल में अगर घर डूब गया तो अच्छी बात है या बुरी बात है, आप देख कर के मालूम करेंगे कि शायद ये बुरी बात है, क्योंकि घर के लोगों को ये लगते रहता है कोई आपदा आ गई है, कोई संकट आ गया है, एग्ज़ाम है, डरो, अब एग्ज़ाम है, क्या होगा। हालांकि एग्ज़ाम ये आपकी काबिलियत के ऊपर में थप्पा लगाने के लिए आती है, आपकी अच्छाई बताने के लिए आती है, आपको खुशियाँ देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, रिजल्ट लगेगा, आप स्कोर अच्छा करोगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी, पेड़े बांटने का मौका मिलेगा। ये जो इसका अंग है, ये जो उसका साइड, एक अनदर साइड है, इसके तरफ में हमारा ध्यान ही नहीं रहता और हम हमेशा सोचते हैं कि एग्ज़ाम आई है तो बड़ा खतरा है। मैंने यहाँ तक के देखा है कि लोग टीवी बंद कर देते, लोग ऑडियो वीडियो देखना बंद कर देते, बच्चे को मोबाइल देखना बंद कर देते, उसका मोबाइल देते नहीं उसको, या और कुछ कुछ बातें होती है। या ऐसे सब माहौल होने के कारण जो पढ़ाई करने वाला लड़का है, एग्ज़ाम देने वाला लड़का या लड़की है और माता पिता है, इनके बीच में दूरियां पैदा हो जाती है, तनावग्रस्त परिस्थिति पैदा हो जाती है ना। जैसे कि कर्फ्यू लग जाता है घर में, कोई टीवी नहीं लगाता, कोई खेलता भी नहीं, कोई बातें भी नहीं ज़्यादा करता, अगर बात कोई करता है तो सिर्फ एग्ज़ाम की और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। मित्रों, मेडिकल साइंस ने ये मालूम किया गए कई सालों से, हमारे साइकेट्री में भी हमने ये मालूम किया कि ऐसा करने से, इस तरह के माहौल से वो लड़का या लड़की जो एग्ज़ाम गोइंग है, उनका मेंटल हेल्थ के ऊपर में इफ़ेक्ट होता है और उनका स्कोर कम होने की संभावना पैदा हो जाती है। तो ये माहौल बदलने की ज़रूरत है मित्रों। और ये माहौल अगर आप बदलना चाहते हो तो आपके पास में क्या तरीका है, एक स्टोरी मैं आपको इस सिलसिले में बता देना चाहता हूँ, ताकि वो स्टोरी से आप कुछ ना कुछ ले पाओगे। आखिरी तक के सुनना स्टोरी, तो आप उसमें से कैच कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, और ये माहौल को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, इसी स्टोरी में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिएगा मित्रों, कुछ साल पहले मेरे पास में एक अकाउंटेंट आए और उन्होंने मुझको बताया कि उनका लड़का 10वीं में है और वो पढ़ाई करता है तो वो सो जाता है, घर में पढ़ाई करता है तो सो जाता है, उसको लेके आना चाहते हैं। मैंने बोला लेके आइए। अब वो ये चाहते थे, उन्होंने बताया कि उनका लड़का सीए बने। ठीक है ना। तो सीए की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, सीए के लिए मार्क्स बहुत लेने पड़ते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, स्कोर भी अच्छा करना पड़ता है। तो वो भी चाहते थे कि उनका लड़का 85 के ऊपर में स्कोर करे, 85% के ऊपर स्कोर करे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आइए, हम बात करते हैं। लड़के के साथ में हमने बात किया और मुझको ऐसा लगा कि लड़के ने भी एक एक्सेप्ट किया कि वो जब भी किताब लेकर के बैठता है, कहाँ, घर में, तो उसको नींद आती है और 10 मिनट के बाद में वो सो जाता है और ये सबको दिखता है और वो अपनी नींद को रोक ही नहीं सकता। वो खुद भी परेशान हो गया था, माता पिता और घर के लोग भी परेशान हो गए थे। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम ट्यूशन में सोते हो, तो बोले बिल्कुल नहीं। क्या तुम स्कूल में सोते हो, तो बोले बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ाई किया याद रहता है, बिल्कुल याद रहता है। ट्यूशन का बिल्कुल याद रहता है। मैंने बोला अच्छा, सोता कब है, जब घर में बैठ कर के पढ़ाई करता है तो सो जाता है। मैंने बोला कोई बात नहीं। हमने उससे बात किया, काउंसलिंग चालू कर दिया उसकी, तो कुछ दवाई भी मैंने उसको दे दिया याद रहने के लिए, पढ़ाई में मन लगने के लिए, वगैरह वगैरह। 2-3 महीने गए, बीच में आकर के उसके पिताजी ने बताया कि उसके सोने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक किताब सामने लेता है, डुल के मारता है, सो जाता है। फिर 3-4 महीने बाद में पिताजी फिर से मुझको मिलने के लिए आए। अब ये खफा थे, वो बोले सर इसको दवाई दे रहे हैं आप, इसको काउंसलिंग कर रहे हो, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हमारा टेंशन बढ़ रहा है और हम दोनों में दूरियाँ बढ़ रही है। मतलब अब हाथापाई पे ही बात आने की रह गई है, बाकी गाली गलौज तो हो गया हमारा। लड़का भी बड़ा परेशान हो गया था, वो चाहता था कि वो नींद ना आए, वो पढ़ाई करे, लेकिन वो नींद ही आती थी, क्या करेगा। अब ये करते समय में मेरे ये बात ख्याल में आई,
कि एनालिटिकली मैंने ज़रा सोचा, साइको एनालिसिस मैं भी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ बात इसमें ऐसी है जो हमें मालूम नहीं हो रही है। तो मैंने लड़के को बोला कि तुम अकेले बैठो, पिताजी को बाहर जाने दो, और फिर लड़के के साथ में मैंने बात किया, जैसे बोलते हैं ना दिल से बात किया, और जैसे बोलते हैं ना उसकी जो सीक्रेट बातें थे वो जानने के लिए वो स्टाइल से मैंने बात किया, और उसको पूछा, देखो तुम्हारे पिताजी और तुम दोनों कहते हो कि तुमको 85% स्कोर करना है या उससे ज़्यादा स्कोर करना है, मैं भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुम सच्ची बताना, अपने ईश्वर को सामने रख कर के ये बताना कि तुम्हें कितने स्कोर करने का है, क्या तुम्हारा गोल है। फिर उसने बताया कि मुझको 55-60% ही स्कोर करना है। मैंने बोला 55-60, अरे तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस हुआ ना, तफावत बहुत हुई, तुमको कहाँ 55 और कहाँ 85। अब लड़का तो 55-60 में खुश रह सकता है। मैंने बोला फिर तुम स्कोर कितना कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो 55-60 स्कोर कर रहा हूँ, घर में पढ़ाई किए बगैर, ट्यूशन की पढ़ाई से और स्कूल की पढ़ाई से 55-60% स्कोर कर रहा है लड़का। तो उसको क्या ज़रूरत थी ज़्यादा स्कोर करने की? तो वो स्कोर ज़्यादा ना करने की ज़रूरत के कारण वो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठता था उसको नींद आती थी। बड़ा सहज विश्लेषण हो गया, सहज उसका एनालिसिस हो गया, सहज आंसर हो गया। फिर मैंने पिताजी से बात किया, लड़के से बात किया, आपसे ये बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? क्या हुआ, माता पिता ने जो सोचा था लड़के के साथ में मिल करके कि उसने 85 स्कोर करना है, उन्होंने ये सोचा था कि लड़के को सीए बनाना है, लेकिन लड़के को हिम्मत नहीं हुई थी बताने के लिए कि उसका वो गोल नहीं है, उसका गोल 55-60% ही है, उसको सीए बनना नहीं है, उसको कुछ और बनना है। तो दोनों के गोल एक नहीं थे, तो तफावत हो गई, दूरियां निर्माण हो गई, और ये ऐसी या इसके जैसी और कुछ समस्या पैदा हो जाती है। और क्या समस्या पैदा होती है बताऊं? और कुछ समस्या पैदा हो सकती है जब माता पिता और लड़के का एक गोल ना हो, पढ़ाई के स्कोर में, एग्ज़ाम के स्कोर में एक गोल ना हो। क्या और बात ऐसी है कि लड़के को या लड़की को, पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को बहुत बार निराशा आ जाती है, वो बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो बहुत बार माता पिता के साथ में बात करना तक के बंद कर देते हैं, उनकी भूख कम हो जाती है, वो किसी के साथ में बात नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा आपके लड़के या आपके घर की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं और उनको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। इसका एकमेव कारण सिर्फ मोबाइल नहीं है, एक कारण ये भी है कि उन्होंने जो डिज़ायर किया, उन्होंने जो एम रखा और उनकी जो रियलिटी है, इसमें बड़ी गैप है। मतलब वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है, इसमें गैप है। ठीक है मित्रों, और इसके कारण वो अकेले नहीं, उनका पूरा माहौल घर का अनहैप्पी हो जाता है। तो एग्ज़ाम के दिनों में ये अनहैप्पीनेस बहुत बढ़ करके आता है और फिर वो अनहैप्पीनेस हर किसी को डसता है, काटता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के समय में कैसा माहौल रहना चाहिए ये तो मैंने आपको बताया दिया है ना, लेकिन इसके साथ साथ जाते जाते एक फार्मूला आपको बता के चलता हूँ, हैप्पीनेस का फार्मूला। पता है आपको हैप्पीनेस का क्या फार्मूला है? ज़रा लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी अपॉन एक्सपेक्टेशन। डिनोमिनेटर में क्या है? एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे तो हैप्पीनेस कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। अगर आप एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे और रियलिटी के मुकाबले में अगर कम रखेंगे तो क्या होगा? हैप्पीनेस बढ़ेगा। तो अगर हैप्पीनेस बढ़ेगा तो रियलिटी भी बढ़ेगी दोस्तों। यस, अगर आपके मन में हैप्पीनेस है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद का वर्थ बढ़ेगा, और खुद का वर्थ अगर बढ़ेगा तो आप स्कोर ज़्यादा करोगे। इसीलिए आपके घर में अगर एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट है तो घर के माहौल को हैप्पी बनाइए। कैसे? एक्सपेक्टेशंस को लो डाउन करके, रियलिटी को बढ़ने का मौका दे करके। ओके, तो इस मैसेज के साथ में आज इस मेरे बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।